हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे जेनेटिक्स के बारे में। इसका हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, जेनेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और आपको पता है कि जेनेटिक्स जो है हर एग्जाम में सवाल आते ही हैं। तो जेनेटिक्स क्या चीज़ है? तो सबसे पहले जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स जो किसी भी ह्यूमन हो या कोई भी जानवर हो या कोई पेड़ पौधे हो, कोई भी जीवित वस्तु है, कोई भी जीवित चीज है, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उसके लिए कुछ फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो जो फैक्टर होते हैं उनको जीन्स कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो जीन्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और इसका जो अध्ययन होता है उसको हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं कि कैरेक्टर जो है किस प्रकार से फ्लो करते हैं, जो एक वंशानुगत किस प्रकार से होती है कैरेक्टर्स की, इसको हम लोग जो है जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जीन क्या चीज होते हैं? जीन जो होती है वो होते हैं फंक्शनल यूनिट। जीन एक स्पेशल कैरेक्टर को शो करते हैं। इसके लिए अगर हम लोग समझें कि कोई एक व्यक्ति है, उसका आंख नाक कान एक अलग विशेषता लिए हुए होता है, उसका बच्चा है वो उससे कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करता होगा माता से या पिता से। तो ये जो जीन होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले के समय में ये माना जाता था जो जीवन है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो अपने आप हो जाती है, जैसे कि चावल में घुन पड़ जाना या गेहूं में घुन पड़ जाना, गोबरौड़े होते हैं, बीटल्स होते हैं, ये मक्खी होती है, ये सब अपने आप जो है पनप जाती है, ऐसा माना जाता था। और इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा जाता था। इस थ्योरी को बहुत सारे विचारकों ने फिर खंडित किया और इसमें महत्वपूर्ण थे रेड्डी, जिन्होंने मांस का एक टुकड़ा लिया और इसको उबाल करके इन्होंने एक जार को बंद कर दिया और एक को खुला रखा, जहां पर जो बंद था पूरी तरह से उसमें कोई भी पैथोजन नहीं आया, लेकिन जो खुला हुआ था उसमें बहुत सारी मक्खियां और बहुत सारे और कीड़े मकोड़े आ गए। तो इससे पता चला कि जीवन उसी जगह पर आ सकता है जहां पर जो है पहले से स्पोर्स प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है या वहां पर कुछ उपस्थित है। दूसरे थे जो कि स्टॉर्लेंजली थे, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में इन्होंने जो एक मांस का टुकड़ा लिया उसको उबाला, एक को बंद कर दिया और उसको स्टेरिलाइज कर दिया पूरी तरह से। स्टेरिलाइज करने के बाद बंद रखा बोतल में पूरी तरह से, और फिर इसके बाद कुछ समय के बाद जब उस बोतल को खोला गया, ओपन किया गया, तो उसके अंदर फर्दर जो है पैथोजन जर्मिनेट नहीं हुए, क्योंकि उसमें एग थे पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, स्टेरिलाइज हो गए थे। इसके बाद हम लोग समझते हैं एक थ्योरी है परफॉर्मेशन परफॉर्मेशनिज्म की। ये जो थ्योरी है बहुत पुरानी थ्योरी है। ये मानती है कि कभी भी ऑफस्प्रिंग का जो जन्म होता है वो नर और मादा जो होते हैं, मेल और फीमेल के यूनियन से होता है। इसके आगे की जो थ्योरी थी उसको हम लोग इपीजेनेसिस बोलते हैं। और इपीजेनेसिस थ्योरी ये बोलती है कि जो कि एम्ब्रियो है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है, वो एम्ब्रियो, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन यही टिश्यूज बाद में आगे चलकर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही टिश्यूज हाथ बनाएंगे, यही पैर बनाएंगे, यही आईज नोज हेयर सब कुछ बना रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग एपिजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद वॉन लेयर आते हैं और वो ये बताते हैं ये जो टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है ये अचानक से नहीं होता है, बल्कि जो एम्ब्रियो के जो टिश्यूज हैं उनका सीक्वेंशियल रूप से इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे ये अलग अलग अंगों में बदलते चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं लैमार,
जिसके बारे में हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, जो कि अब देते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि वो जो कैरेक्टर हैं जो कि हमने एक्वायर किए हैं उनका इनहेरिटेंस हो जाता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चले जाते हैं। दूसरे आते हैं डार्विन, जो कि जिन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है और अगर उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है तो वो आगे जाते हैं। तो लेमार्क की थ्योरी को पूरी तरह से खंडित कर किया गया था और बाद में अलग अलग थ्योरी जनरेट हुई थी जो हम लोगों ने देखा है। जर्म प्लाज्म की बात करते हैं। जर्म प्लाज्म समझते हैं क्या है कि लेमार्क की जो थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पे, तो इसके लिए वीजमान नामक एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो रैट था उसकी 20 पीढ़ियों तक का उसकी टेल को काट दिया। इसका मतलब है कि अब वो चूहा जो है वो टेल का यूज नहीं कर रहा है, तो कुछ समय के बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसकी जो टेल है खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि जो एक हमारे जो बॉडी की सेल्स होती हैं, एक जर्म प्लाज्म होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जब तक जो है कैरेक्टर में चेंज होता रहेगा, साइटोप्लाज्म जो है हर जगह पाया जाता है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब परिवर्तन जर्म प्लाज्म में आ जाएगा, जर्म प्लाज्म वो सेल होती है जिनसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर उन सेल्स में जब तक जो है चेंज नहीं आता तब तक का जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये उन्होंने थ्योरी दी। इसके बाद मेंडल आते हैं और मेंडल कहते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर हम लोग दो प्रकार के कैरेक्टर लेंगे जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो अगर एक लाल फूल एक सफेद फूल को क्रॉस कराया जाएगा तो लाल अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, व्हाइट अगर रिसेसिव कैरेक्टर होगा, तो पहली जनरेशन में सिर्फ लाल फूल होंगे। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, क्योंकि जो डोमिनेंट है वही डोमिनेट कर जाएगा। इसके बाद दूसरी बात उन्होंने बताई वो थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सारे फूल जो सेकंड जब क्रॉस करने पर आए वो सारे लाल थे, लेकिन अगर इन्हीं को फिर से अगर मेटिंग करा दी जाएगी, इन्हीं के सीड्स को अगर फिर से मेटिंग करा दी जाएगी, तो यहाँ पर जो है एक सफेद फूल जरूर बनेगा। इसका मतलब है वो अपने आप को अलग रखता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी इसी को कहा जाता है। तो वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन करता है, अगली जनरेशन में लेकर के जाता है। अगला कैरेक्टर है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर के हम पेयर जो है क्रॉस कराते हैं, जैसे कि येलो एंड राउंड सीड, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, दो कैरेक्टर हैं लिए हैं, तो ये जो कैरेक्टर हैं सभी अपने अपने कैरेक्टर्स को शो करेंगे और इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा। ऐसा नहीं है कि रिंकल वाला कैरेक्टर ग्रीन के साथ फिक्स है और येलो वाला कैरेक्टर है वो राउंड के साथ फिक्स है। ये एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ये अलग अलग कैरेक्टर हैं तो अलग अलग अपने आप को शो करेंगे, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स की। तो अब जो मामला है वो आगे की तरफ आ जाता है। तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स से पहले हम लोग साइटोजेनेटिक्स की बात करें। तो साइटोजेनेटिक्स की शुरुआत उस समय होती है जब वॉल्टर ने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं जीन्स पर, और ये जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। यहां से क्रोमोसोम का अध्ययन शुरू होता है और ये जो थ्योरी कहलाती है, वहां से एक फील्ड जो है डेवलप होती है, उसे साइटोजेनेटिक्स बोला जाता है। बेटसन नामक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने जेनेटिक्स का सबसे पहली बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया, और टीएच मॉर्गन हैं, उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर होते हैं वो सेक्स लिंक्ड होते हैं। कुछ कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, कुछ कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। अब ये जो एक्स कैरेक्टर और एक्स और वाई पे पाए जाने वाले कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, किस तरह से होते हैं, इसके लिए जीन मैपिंग की गई और इसके इस वजह से इनको जो है टीएच मॉर्गन जो थे उनको नोबेल प्राइज मिलता है 1934 में। बायोकेमिकल जेनेटिक्स की बात करें तो गैरट नामक व्यक्ति थे, उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा जिनको कुछ विशेष प्रकार की जेनेटिक बीमारियां थी।
उनकी किताब जो थी इनवॉल्व एरर इन मेटाबॉलिज्म, ऐसे लोगों का जो उपापचय था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था। उन्होंने बताया कि कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ऐसे लोगों में एब्सेंट होते हैं, जिस वजह से मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है। बीडल एंड टॉटम आए और बीडल एंड टॉटम ने बताया कि एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो एक एंजाइम होता है वो विशेष जो है बायोकेमिकल रिएक्शन को जन्म देता है। और इसके बाद शुरुआत होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की। यहाँ पर जीन की जो पहचान है 1944 में एवरी मैकार्टी नामक व्यक्ति ने की थी, और इसको आगे बढ़ाते हुए 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला। नीरनबर्ग थे, उन्होंने 1961 में जेनेटिक कोड की खोज की। ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वो 64 टाइप्स के होते हैं। इसमें कुछ इनिशिएशन कोडॉन्स होते हैं और कुछ टर्मिनेटिव कोडॉन होते हैं, जिनको कि नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। जो आओ जी, जाओ जी, एयूजी, जीयूजी जो है ये इनिशिएशन कोडॉन है, और वहीं पर यूएए, यूएजी और यूजीए जो है वो टर्मिनेटिंग या नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं। इसके बाद जैक्वा एंड मोनो बताते हैं कि ऑपरेटर जीन्स होते हैं, प्रमोटर जीन्स होते हैं, रेगुलेटर जीन्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताती है कि जो डीएनए है वो किस प्रकार से दोबारा से यूनियन बनाता है, कैसे अपनी कॉपी बनाता है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। जो डीएनए है ये धीरे धीरे ये जो इनका हेलिक्स होगा वो खुल जाएगा, और ये जो इसको काटने का काम, ये जो बॉन्ड होगा इनको काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर लाइगेज एंजाइम आएगा, जो कि यहाँ पर फर्दर जो है इनको जोड़ने का काम करेगा। इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए बन गया और डीएनए की कॉपी बनती चली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। तो सेंट्रल डोग्मा जहां पर ये एक सूचना पहुंचाने का कार्य है, जो कि जो सूचनाएं होती हैं वो जाती हैं डीएनए फॉर्म करता है मैसेंजर आरएनए, और ये जो मैसेंजर आरएनए होता है वो उसी तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। कभी-कभी एमआरएनए से डीएनए भी बनता है, तो ऐसी प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है।